नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको हम साथ साथ में बताएंगे कि आपको लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं और यहाँ पर आपको मैप वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, ताकि यहाँ पर जो आपको कॉपी चेक करता है वो एक भी नंबर ना काटे। और यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर कितने पेज का लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, इसके बारे में हम आपको ए टू जेड बातें बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को आपकी परीक्षा में OMR मतलब कि MCQ आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोगों को अपनी OMR शीट पर भरना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का एक काम बनता है कि आप लोग सबसे पहले OMR शीट को साफ सुथरे प्रकार से भरना है। कई बार बच्चे यहाँ पर उसमें कई प्रकार की गलतियाँ कर देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो OMR शीट होती है वो मशीन में एक्सेप्ट नहीं होती है, जिस कारणवश उनका जो रिजल्ट होता है वो देरी से आता है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, अपनी OMR शीट को अच्छे ढंग से भरना है। और यहाँ पर जो आप उसमें गोले भरते हैं वो पूर्णतया काले भरें, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं जल्दबाजी में, वो भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगर जैसे कि बच्चों आपकी ये OMR शीट है, जैसे कि आपने सोचा कि मैं सभी क्वेश्चन के एक साथ आंसर फिल कर दूंगा, तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग जो आंसर फिलअप करते हैं, तो हमारे जो कुछ आंसर्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिस कारणवश हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। अगर आपने एक क्वेश्चन का विकल्प गलत भर दिया, तो फिर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। तो कृपया आप ऐसा ना करें, जो आपका आंसर आता जाए, उसका आप विकल्प अपनी OMR शीट पर भरते जाएँगे, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, जॉल्वे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना किसने की? मतलब कब की थी? तो मतलब कब की गई थी? 1834 में की गई थी। एक बच्चों आपका क्वेश्चन होगा, विक्टर जोशनी जो आपका नाम है, उसने किसकी स्थापना की थी? यंग इटली की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में कई बार घुमा फिरा के ही पूछ दिया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी जी जो हमारे दक्षिण अफ्रीका में गए थे, तो वो इंडिया कब वापस आ गए? तो बच्चों वो आ गए थे 1915 में वो इंडिया वापस आ गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों यहाँ पर आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों हुई थी 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि कोलकाता में पहली जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता की पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? इसका सभी लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और कि स्थापना किसने की थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों वो स्थापना की थी रामचंद्र जी ने, वो स्थापना की थी अपने शायद सहयोगी की मदद से, ये स्थापना की थी, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, सस्ती और छोटी पुस्तकों को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों यहाँ पर जो सस्ती व छोटी पुस्तकों को फ्रांस में बिलिथियो बिलिथियो थेक ब्लू के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी MCQ बच्चों बनेंगे, वो NCERT बुक से ही बनाए जाएंगे, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे, आप सभी NCERT के जो भी आपके MCQ हैं उनको अच्छे प्रकार से लर्न करके ही आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कह रहा है कि वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से उनकी पहुँच से बाहर हैं, तो वो कहलाते हैं। तो इसमें संभावी होंगे कि विकसित होंगे कि भंडार होंगे कि संचित होंगे, इस पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो बच्चों वो कैसे पदार्थ होंगे? संभावी होंगे। कैसे होंगे? संभावी होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जिम पार्क, जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? तो बच्चों वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है?
उत्तराखंड में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बच्चों वो किस नदी पर है? वो बच्चों है सतलज नदी पर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन मोटा अनाज नहीं है? तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया कि मोटा अनाज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ज्वार है ये आपका मोटा अनाज है, एंड आपका जो बाजरा है ये भी आपका मोटा अनाज है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर रागी है ये भी आपका मोटे अनाज में ही आता है। जो यहाँ पर आपका गेहूँ है ये आपका मोटे अनाज में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा लौ अयस्क है? यहाँ पर आपको बताना है किस वैरायटी का जो हमारा अयस्क होता है वो लौ अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों वो होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? मतलब कि सीमा सड़क संगठन, ये बच्चों जो हमारा संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों कब की गई थी? 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रीलंका में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहिए। आपके एग्जाम में ये हर एक बार कहीं ना कहीं सेट में पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघली तमिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो बच्चों संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें यहाँ पर 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कई बार बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ सूची में भारत सरकार ने कितने विषय रखे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर संघ सूची में जो हमारे गवर्नमेंट ने जो सब्जेक्ट रखे हैं वो 100 सब्जेक्ट रखे हैं, आपसे पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर जो हमारे राज्य सूची में जो हमारे विषय हैं वो बच्चों यहाँ पर हमारे 61 विषय हैं। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इनको आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो बच्चों जो हमारा मानवाधिकार दिवस होता है वो बच्चों 10 दिसंबर को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो बच्चों हम लोग एक दलीय का मतलब समझते हैं जहाँ पर केवल केवल एक ही हमारी राजनीतिक पार्टी हो। मतलब कि वहाँ पर जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जैसे कि यहाँ पर एनडीए है, पीडीए है, इंडिया अलायंस है, जैसे कि हम लोग उनके नाम बोल सकते हैं जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई। अन्य जो हमारे राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये दो ही पार्टियां लगभग जानी जाती हैं। जो यहाँ पर हमारी समाजवादी पार्टी वो यहाँ पर हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी, इसको आप ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सी यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी को ही ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को, तो आप उसको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक दलीय, तो यहाँ पर एक दलीय वहाँ पर मतलब कि एक ही राजनीतिक पार्टी है, तो यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है। तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ मानी जाती? मतलब कि शासन प्रणाली का मतलब है जिसके द्वारा हमारे देश में शासन को चलाया जाता है। तो वो कौन सी प्रणाली होती है जिससे जो हमारा कोई भी देश हो एक बेहतर ढंग से चल सकता है, उसमें सभी जो मानव रहते हैं उनके अपने विशेष अधिकार मिल पाएँ। तो ऐसा कौन सा शासन हो सकता है? सभी बच्चे जानते हैं लोकतांत्रिक में रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और यहाँ पर हमारे अधिकारों को सभी को मान्यताओं को ये देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं कहलाता है? मतलब कि कौन सा ऐसा आपका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपका औद्योगिक नहीं कहलाता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत में कौन मुद्रा जारी करता है? तो बच्चों भारत में आरबीआई मुद्रा जारी करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों वो हमारा है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बच्चों जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसमें जो हम लोगों की बहुत सी सिक्योरिटी दी गई है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता जो चीज़ों को खरीदता है उसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो वो कब पारित किया गया था? तो बच्चों पारित किया गया था 1986 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कई बातें ध्यान रखनी जो आपको मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर आपको सभी बातें ध्यान रखनी है। जब भी आप अपने क्वेश्चनों को लिखने जाएं सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है और आप लोग यहाँ पर 10-15 लाइन भरे हुए बैठे तो इसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है। यहाँ पर जो कॉपी चेक करेगा वो सिर्फ आपका मेन आंसर ही देखेगा। ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर जब भी आप वर्णनात्मक प्रश्न लिखने जाएंगे तो हमेशा बच्चों यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर तो नहीं कह सकते हैं। ये आपके थोड़े से लॉन्ग आंसर होते हैं मतलब कह सकते हैं इसको हम लोग लॉन्ग आंसर ही कहेंगे। लॉन्ग आंसर ठीक है? लॉन्ग आंसर हैं आपके। जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपको वेरी लॉन्ग आंसर होते हैं। ठीक है? तो बच्चों जब भी आप लोग लॉन्ग आंसर लिखें या फिर वेरी लॉन्ग आंसर लिखें तो बच्चों उनको हमेशा हेडिंग बनाकर ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टे सांड की तरह लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपके वो मार्क्स कट सकते हैं और आप कितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट लिखेंगे वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप जब भी लॉन्ग आंसर लिखें तो आप हेडिंग बनाकर लिखें। काले स्केच से हेडिंग डालनी देन आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। रेशम मार्ग रूट से पूरा विश्व कैसे जुड़ा? तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या पड़ जाएगी? रेशम मार्ग। सबसे पहले आप रेशम मार्ग में जुड़ेंगे। इसके बाद आपको 3 हेडिंग बनानी है कि विश्व हमारे भारत से कैसे जुड़ा। तो यहाँ पर उनकी जो आवश्यकताएं थी कपड़ों जो हमारे भारत की जो मतलब आप लिखेंगे कपास की क्वालिटी आप हेडिंग बना सकते हैं। जो कपास की भारत में जो कपास उगता था उसकी जो क्वालिटी थी अन्य देशों की बजाय भारत की कपास की क्वालिटी बढ़िया थी। पहला आप विजन ये हेडिंग डाल सकते थे कपास की क्वालिटी या कपास के गुण। आप हेडिंग ये डाल सकते थे। इसके बाद यहाँ पर आप लिख देते यहाँ पर दूसरी आप हेडिंग डाल सकते थे यहाँ पर जो हमारे और यहाँ पर ले सकते थे कपड़ों द्वारा उत्पन्न जो आपके आंदोलन रहे हैं उनका भी एक विशेष योगदान रहा है पूरे विश्व में। ऐसे आप यहाँ पर एक हेडिंग और अपने मन से सोच सकते हैं। आप हेडिंग बनाकर उनके बारे में प्रॉपर बढ़िया तरीके से लिखना है तभी आपको यहाँ पर 4 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। लगभग बच्चों आपको 2.5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। लगभग आपको 2.5 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। हेडिंग बना कर ही लिखना है। ये आप बोर्ड एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटेन में महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया था? तो यहाँ पर अब आपको कोई 2-3 यहाँ पर विरोध के रीजन छांट लेने हैं फिर आपको उसी के बारे में लिख देना। जैसे कि आपको नहीं पता है 3 रीजन तो आप ऐसी हेडिंग भी बना सकते हैं ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध डाल के इतनी हेडिंग डालकर फिर आप इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है? ऐसे भी आप लिख सकते हैं पर आपको बिना हेडिंग के नहीं लिखना है। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में आपको कोई 3 यहाँ पर उपाय बताना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि उद्योगों की अवस्थी में प्रभावित करने वाले 3 मानवीय तथा 3 भौतिक कारक यहाँ पर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कह रहा है कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जहाँ भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे प्रकार से बच्चों तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर अथवा में देखेंगे राजनैतिक दलों को किन किन जो हमारी मुसीबतें होती हैं उनको सामना करना पड़ता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है उपभोक्ताओं का बाजार में किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किन्हीं चार को यहाँ पर तथ्यों द्वारा आपको समझाना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा मुद्रा के प्रयोग से वस्तु का विनिमय कैसे सिंपल हो गया है, इस पर यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। अब यहाँ पर आपके वर्णनात्मक लगभग आपको यहाँ पर 150 शब्द में लिखना है। सोचो यहाँ पर आपको लगभग 3.5 पेज का आंसर लिखना होगा, हेडिंग बना बना कर ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। आंदोलनकारियों के 4 यहाँ पर आपको कार्य लिखने हैं। अथवा में कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। भूक्षरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर कुछ विधियां लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर भूक्षरण का मतलब है कि मिट्टी का कटाव। क्या होता है? मिट्टी का कटाव। अब आप समझ चुके होंगे। इसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, प्रत्येक के बारे में आपको लिखना है। ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमारे ख्याल से आप ऊपर वाले को तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद संघात्मक शासन क्या है, किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए जो भारत को एक संघीय देश बनाते हो। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दलों से आपकी उनकी विशेषताएं भी लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक और नकारात्मक आपको प्रभाव भी लिखने हैं। अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता के अधिकारों को लिखिए, प्रत्येक अधिकार पर कुछ वाक्य भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं, ये आपके मैपिंग क्वेश्चन हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको मैप दिया जाएगा, इस पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। जैसे कि बच्चों आपका ये जो इंडिया का जो मैप होगा, जैसे कि आपका जो यहाँ पर ये इंडिया का मैंने छोटा सा आपके लिए मैप बना दिया, इतना अच्छा नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका ये इंडिया का ये मैप है, तो बच्चों यहाँ पर जो इंडिया का मैप है, आप यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया, वह स्थान जहाँ सूती श्रमिकों ने यहाँ पर वो किया था सत्याग्रह के, जैसा आपका गुजरात है, तो यहाँ पर आप गुजरात में थोड़ा सा गोला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? गोला बनाकर उसके बगल में आप लिखेंगे गुजरात और यहाँ पर नंबर डाल देंगे, फर्स्ट नंबर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका आंसर लिख देंगे गुजरात और मैप में आपको यहाँ पर गोला करके फिर मैप में आप गुजरात लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका अलग से भी आंसर लिखना है और साथ साथ इसको आपको मैप पर भी आंसर लिखना है। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी लिखना है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। इसका आंसर आप कॉपी में लिखेंगे गुजरात और मैप में आपको लिखना होगा ऐसे करके, गोला करके साइड में छोटा सा लिख देना है गुजरात। ठीक है, ऐसे आपको करना है। इसके बाद वह स्थान जहाँ जहाँ पर जालियांवाला बाग हुआ था, अमृतसर, जहाँ पर बच्चों हमारे सोने का मंदिर है, वहाँ पर आप लिख देंगे। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो नागपुर, ये बच्चों नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। वह स्थान जो राजस्थान की राजधानी है, तो वो बच्चों राजधानी है रांची की। किसकी है? रांची। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहाँ 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में, तो बच्चों वो स्थान कौन सा है? कानपुर। सभी लोग जानते हैं कानपुर कहाँ है, ये कोई कठिन नहीं है। आप यहाँ पर आगरा के समीप में कानपुर को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भूगोल से पूछे गए हैं। राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र का आपको नाम बताना है। इसके बाद यहाँ पर गुजरात का पत्तन बताना है। गोदावरी रिवर बतानी है। गेहूं उत्पादक वो बताना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र का आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर कोयला उत्पादक आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख पाएंगे छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ भी आप लोग लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आप लोग झारखंड भी लिख सकते हैं। ये आपके दोनों जो यहाँ पर स्टेट हैं, ये कोयला उत्पादक के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दो में से अब झारखंड को लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, झारखंड, क्योंकि इसका जो यहाँ पर नागपुर का जो पठार है, वो कोयला के उत्पादक के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग झारखंड लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये
ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो जो भी छात्र यहाँ पर क्लास 10th में है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आपके पास कोई अदर क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का, तो आप हमें इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की इमेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।